नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, हम सीडीपी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। वंदना जादव उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू तैयार किए गए। यूनिट 5 का ये मॉडल टेस्ट पेपर 3 और 4 यानी हम 40 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे इस क्लास में। अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है क्रॉम वाइज। यूनिट 5 चल रहा है, मॉडल टेस्ट पेपर 3 के 20 क्वेश्चन, फिर 4 के 20 क्वेश्चन। बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार पूछा गया। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार यानी आरटीई 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। बेहतरीन क्वेश्चन, कौन सा कार्य अध्यापक नहीं कर सकता। तो ऑप्शन इसका डी होगा, प्लस पोलियो कार्यक्रम में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि अध्यापकों को इसी कार्य के लिए लगाया जाता है। 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में लगाया जाएगा, आपदा राहत कार्य में लगाया जाएगा और चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जाएगा, लेकिन प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ। शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई लागू कब हुआ देश में? 1 अप्रैल 2010 से। ऑप्शन ब इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन इसका बी आएगा, 45 घंटे। अगला क्वेश्चन है, समुचित सरकार से तात्पर्य क्या है। समुचित सरकार से तात्पर्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। 5वां क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। कौन से शिक्षक के कार्य नहीं है? ऑप्शन बी आएगा, शिक्षक को स्वयं को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, यह शिक्षक का कार्य नहीं है। अगला सवाल है, आरटी 2009 के अनुसार सही क्या है। तो ये सभी सही है, यानी कि विद्यालय प्रवेश के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं करना, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना और शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों से मुक्ति। 7वां सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो प्राथमिक कक्षा है यानी कक्षा 1 से 5, वहाँ शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आएगा, 1:40 होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, 200। न्यूनतम कार्य दिवस प्राथमिक स्तर पर 200। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर जो शैक्षणिक घंटे हैं वो कितने निर्धारित है। वो है 800 शैक्षणिक घंटे और 200 कार्य दिवस। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 कार्य दिवस है और 1000 घंटे हैं। और वहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:35। ऑप्शन ब है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:40 सही होगा। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार 2009 लागू नहीं होता, किस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन सी आएगा, 14 से 18 आयु वर्ग पर लागू नहीं होगा। 11वां क्वेश्चन है, बाल शिक्षा का निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कितनी पैदल दूरी पर विद्यालय स्थापित किया जा सकेगा। बेहतरीन सवाल। 2 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय होना अनिवार्य होगा। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया किसके द्वारा। ऑप्शन सी, भारत की संसद द्वारा। 13वां सवाल है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या % में निर्दिष्ट है। बेहतरीन क्वेश्चन ये है, 75%। यानी विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावकों की संख्या होनी चाहिए 75%। भारत में शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई का जन्मदाता किसे कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन डी इसका आएगा। मित्रों, हम रीट 2025 के लिए बेहतरीन सीडीपी के क्वेश्चन देख रहे हैं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवलों के लिए। वंदना जादव द्वारा तैयार किए गए टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। 15वां सवाल है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार गलत तथ्य इनमें से कौन सा हो गया। ऑप्शन सी, बालक 5 से 14 वर्ष नहीं, 6 से 14 वर्ष के बीच। समुचित सरकार केंद्र राज्य संघ राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक विद्यालय सरकारी निजी अनुदानित और विशेष विद्यालय। 16 सवाल है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार सही समूह इनमें से बताना है आपको। ऑप्शन डी सही है, यह सभी सही समूह हैं, यानी 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे, और कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे, 45 शिक्षण घंटे प्रति सप्ताह इसमें तैयार किए घंटे शामिल हैं। ये सभी है वो सत्य कथन है। 17वां क्वेश्चन है, आरटीई के अंतर्गत विकलांग बाल को अति आयु वर्ग माना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी 6 से 18 वर्ष। सामान्यतः 6 से 14 वर्ष, लेकिन जो विकलांग बालक है उनके लिए 6 से 18 वर्ष आयु है। ये आपको माइंड में ध्यान रखना है, यह सवाल आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित नहीं है, क्या संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ है। यह सही नहीं भाई,
इसमें अध्याय 7 और धारा 38 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू है। कक्षा 1 से 8 तक लागू है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ना कि 11 को। आंगनबाड़ी यानी बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। 8 एक्ट 2009 में इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? धारा 11 में है। बेहतरीन एक भी क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन, किसी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए, लेकिन ऐसा करने पर शिक्षक पर कौन सी कार्रवाई होगी? यह बहुत अच्छा सवाल है। अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, ऑप्शन बी। तो ये 20 क्वेश्चन देखें मॉडल टेस्ट पेपर 3 के। आगे और 20 देखते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 5 का, चौथा मॉडल टेस्ट पेपर। यूनिट जो आपकी इकाई 5 है उसके ये मॉडल पेपर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव नहीं है। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान में हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को व्यवहार पर लिखित प्रशंसा और मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, भूगोल के अधिगम में एटलस और ग्लोब का प्रयोग। सेकंड क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी। क्या सवाल है? क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। इसका 2 का सही आएगा ऑप्शन। क्रियात्मक अनुसंधान में नवीन ज्ञान की खोज तो होती नहीं, तो ऑप्शन ब और स आएगा। इनमें से सभी नहीं, ब और स आएगा। शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार विज्ञान का विकास और विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। 2 का ऑप्शन ब और स दोनों आएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्यों भिन्न है? क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों द्वारा किया जाता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन सी सही नहीं होगा। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना आकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये सही नहीं है। बाकी ये अध्यापकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों के द्वारा होता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए होता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। 5वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी आएगा। मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय करना। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन डी आएगा। सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली उसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी आएगा। उसका तात्पर्य शैक्षिक और सह शैक्षिक सत्र का मूल्यांकन करना। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, क्या होता है? विश्वसनीयता और वैधता, ऑप्शन ए आएगा। 10वां सवाल है, वह प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ नहीं में से एक का चयन करना हो उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, किसमें? तो उनको वर्गीकृत किया जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समय विशेष और विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है उसका पता लगाना। 12वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है मूल्यांकन का? तो ये सभी उद्देश्य हैं, यानी बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा जानना और बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को भी जानना। नेक्स्ट सवाल है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल ये पूछ कर कि क्या हुआ बल्कि ये भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, किनको? ऑप्शन बी, आलोचनात्मक सोच को वो बढ़ावा दे रहा है। बेहतरीन ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है अच्छे मूल्यांकन की, ऑप्शन डी में नकारात्मकता, कोई मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती। वैधता, विश्वसनीयता, विविधता होती है। वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्न श्रेणी में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? वार्षिक परीक्षा वाला मूल्यांकन कौन सी श्रेणी में आएगा? योगात्मक श्रेणी में आएगा, यानी साल के अंत में हो रहा है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की विशेषता, ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय विश्वसनीयता होती है इस परीक्षण की विशेषता। उच्च स्तरीय इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में। 17वां सवाल है, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के प्रारूप है? ऑप्शन सी आएगा। अ व ब दोनों, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और जोड़े बनाओ भी होते हैं। एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई?
ऑप्शन डी आएगा विश्वसनीय, वैध और विभेदकारी भी होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को किस प्रकार बनाया है? बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। 20वां और अंतिम क्वेश्चन अपना इस मॉडल टेस्ट पेपर का, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या करता है? ऑप्शन सी आएगा विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। तो मित्रों ये थे 40 MCQ टॉपिक वाइज वंदना जादन द्वारा तैयार किए गए CDP के, जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए बेहतरीन साबित हुए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी और वहाँ ये आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।